नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि आपने पीछे देखा होगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। हमने पीछे की वीडियो में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। आज ही आपके सामने लूसेंट बुक की तीसरी वीडियो है। बच्चों, सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी परिवार सहित और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में खुशियां भरे और आप ऐसे ही निरंतर जीवन के स्तर पर लगातार तैयारियों में बने रहें और आप तरक्की की राह पर आगे चलते रहें। बच्चों, जैसा कि हमने पीछे के कई वीडियो में सीखा और जाना कि भारत का इतिहास किस प्रकार से रहा होगा और भारतीय इतिहास में ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें किस प्रकार से सम्मिलित रही होंगी और कैसे हमने इन सभी पर चर्चा करी है। हम सभी इसको एक साथ बैठ के पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि डेली की रोज की तरह हम आपसे कहते हैं, आज फिर आपसे कह रहे हैं कि कॉपी पेन निकाल के रख लीजिएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। जैसा कि बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, सभी विद्यार्थियों को आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड में आपको लिखा है प्राचीन भारत, और हम सभी बच्चे प्राचीन भारत सीखने वाले हैं। हमने कल भारत का इतिहास कुछ इससे रिलेटिव 2-4 बातें सीखी थी। आज उसके बाद एक नए टॉपिक से, यहाँ से परीक्षा उपयोगी बहुत ज़्यादा बनता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि निरंतर आपकी क्लास चलती रहेगी और निरंतर क्लास आप हमसे लेते रहेंगे और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारी वीडियोस आपको बड़ी मदद करने वाली, बहुत सारी हेल्प करेंगे। बच्चों, हम सीख चुके थे, हम जान चुके थे इतिहास के बारे में। भारत में इतिहास किस प्रकार रहा होगा, कैसे दक्षिण से पूर्व से पश्चिम तक, और किस प्रकार से एक विंध्याचल पर्वत या किसी के माध्यम से हमने 2 भागों में भारत को विभाजित किया। ये लास्ट पॉइंट हमने यहीं पर छोड़ा था और आखिरी बिंदुवार छोड़ने के बाद हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं। बच्चों, कॉपी पेन निकाल के बाहर रख लीजिए। बोर्ड पे जिस प्रकार लिखा है, इस बोर्ड को आराम से देख करके एक एक पॉइंट को आप नोट करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि बोर्ड स्मार्ट नहीं है लेकिन टीचर स्मार्ट है। बोर्ड स्मार्ट नहीं है लेकिन टीचर स्मार्ट है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और समझना शुरू करेंगे। बच्चों, कुछ भी आपको समझ में आता है, थोड़ी सी हेल्प मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आप सीख पा रहे हैं। उन चीज़ों को सीखने के बाद यदि आपको मेरी वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको मदद मिल पा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, और वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक कई विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा उपयोगी चीज़ों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आज से हम आपके साथ जुड़े हैं, या कल आपने वीडियो देखी होगी या पिछली वीडियो आपने देखी होगी, हम लगातार इस प्रकार से आपसे जुड़े रहेंगे। बच्चों, हमने कुछ सीखा और कुछ जाना, उसके आगे की चर्चा करने से पहले 2 मिनट और हम आपसे बात करना चाहेंगे। हम बताना चाहेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपसे कह रहे हैं, वादा तो नहीं कर सकते लेकिन एक बार फिर से विश्वास आप मेरी बात पे करिएगा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि लगातार इसी प्रकार से आपके साथ मेहनत करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन टीचर स्मार्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है। बेशक चीज़ें थोड़ी सरल हैं लेकिन हम इसको बहुत मजबूती से करने वाले हैं, चीज़ों के साथ जुड़ने वाले हैं। बच्चों, जुड़े रहिए और लगातार अपनी चीज़ों पर काम करते रहिएगा, रुकिएगा मत। जो चीज़ें रुक जाती, जो चीज़ें थम जाती, जिस प्रकार से थमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी एक गाद के रूप में तैयार हो जाता है, एक कीचड़ के रूप में बन जाता है, इसी प्रकार से बहते हुए निर्मल जल धारा की तरह बने रहिएगा और अपने जीवन को लगातार बनाए रखिएगा, प्रवाहित बनाए रखिएगा और आगे तरक्की की अग्रपथ पर बने रहिएगा। बच्चों, तो शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग क्या हैं, किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत रहे होंगे, कैसे जानकारी मिलेगी कि हमारा इतिहास क्या रहा होगा। बच्चों, जैसा कि इतिहास की आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बच्चों, क्योंकि हमने बहुत सारा आज पढ़ाने का संज्ञान लिया है और बहुत कुछ आप आज हमसे सीख करके जाने वाले हैं। इतना कुछ सीख के जाने वाले हैं, ये आपकी परीक्षा उपयोगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। बच्चों, हमने सीखा है प्राचीन भारत का इतिहास, आज सीखने वाले हैं। पीछे भारत का इतिहास पढ़ चुके थे। दूसरा टॉपिक आपका, ये सेकंड टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 होगा और इस टॉपिक नंबर 2 में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं। बच्चों, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो 4 भागों में, या मैं कहूँ कि 4 ग्रंथों के माध्यम से, या हम कहें कि 4 इसके माध्यम हैं जिनकी वजह से हम थोड़ा कुछ जान पाए हैं, वो आपको धीरे धीरे करके हम बताने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ की। बच्चों, धर्म ग्रंथ, धर्म क्या है? यहाँ कुछ शब्द, यहाँ कुछ वर्ड आपकी लाइफ में बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं आपको बताऊं, धर्म, और
धर्म की कोई किताब होगी, धर्म के बारे में कुछ लिखा गया होगा, कोई संस्कृति होगी, उसके माध्यम से हम जान पाए हैं हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा होगा। बच्चों देखिए, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मेरी बात बड़ी गौर समझना मेरे बच्चों। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये प्राचीन भारत का टॉपिक नंबर 2 है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में हम ये सीखने वाले हैं बच्चों। हम आपको बताएंगे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य किस प्रकार से रहे होंगे बच्चों। अब सबसे पहले सीखने वाले हैं धर्म ग्रंथ एवं उसके ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले साक्ष्य किस प्रकार से रहे होंगे बच्चों। मेरी बात जरा गौर समझना। जब धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करेंगे बच्चों, तो किस प्रकार से बातें रही होंगी, जरा बारी बारी से सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए जरा, सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, भारत का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उसको वेद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों? वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। और ये वेद कितने प्रकार के, बारी बारी से चर्चा करेंगे। और सभी वेदों के बारे में जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट हैं हमने आपकी लूसेंट की बुक से निकाल के आपके सामने रखे हैं और आप इसको माध्यम से सीखेंगे जरूर। ठीक है बच्चों, चलो। तो भारत का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद है। कौन सा बच्चों? वेद है। आपको बताएं, जिसे संकलित जो किया है, जो लिखा गया है, जिसकी रचयिता है वो महर्षि कृष्ण द्विपायन वेदव्यास को रचित है, अर्थात उन्हें माना जाता है। और द्विपायन वेदव्यास जी को हम वेदों के रचयिता मानते हैं, इनके संकलन करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि वेदों के संकलनकर्ता के रूप में किसे माना जाता है, आप कहोगे वेदव्यास, लेकिन ये आधा नाम है। आज आप पूरा नाम सीखेंगे। महर्षि कृष्ण द्विपायन वेदव्यास, जो कि रचयिता है किसके, जो कि संकलन करता है किसके? वेदों के। अच्छा, आपसे एक बात और कहें, वेद के 4 भाग हैं बच्चों। वेद के 4 भाग, वेदों को 4 भागों में वर्णित किया गया है। वो 4 भाग कौन से? सबसे पहले भाग के बारे में सीखेंगे हम लोग, ऋग्वेद के बारे में बच्चों। किसके बारे में सीखेंगे? ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में ऋचाओं के बारे में, मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई होगी। वो किस प्रकार से दी गई, एक एक फैक्ट हम सीखने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे इसमें, किसमें? ऋग्वेद में बच्चों। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इसे पढ़ने वाले को हम लोग होत्र कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं? होत्र। इसे जो पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। होत्र कहते हैं किसको? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं जरा। ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। कौन? ऋग्वेद। आपसे कहेंगे कि ऋग्वेद की रचना किसने करी है, आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऋग्वेद की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे, करने वाले जो महान इंसान थे, वो कौन थे? विश्वामित्र जी थे। महान इंसान या फिर कहूँ एक वेदों के बहुत बड़े वेदाचार्य जो कि विश्वामित्र जी रहे हैं। आपको बताएं, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता जो कि सावित्री, सूर्य की पत्नी कौन है? सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जो कि कितने मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और कौन है? सूर्य देवता को समर्पित है, अर्थात सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता की पत्नी सावित्री को समर्पित है। वो कौन है? गायत्री मंत्र। आज आपको पता लगा होगा कि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता की पत्नी सावित्री को समर्पित है। अच्छा, आगे एक और बात सीखेंगे। इसमें लिखा है और 9वें मंडल में, कौन से मंडल बेटा? सोम देवता। कौन से देवता बेटा? सोम देवता का उल्लेख है। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में। सबसे बड़ा मंडल, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है वो 10वां मंडल है। कौन सा मंडल है बेटा? 10वां मंडल। इस 10वें मंडल में नदीस्तुति, पुरुष सूक्त, नद्य सूक्त, सूर्य सूक्त सम्मिलित हैं। ये 3 सूक्त क्या है? 1, 2, 3 और 4। इन 4 नदियों, नदिस्तु में किसी न किसी प्रकार से नदियों के बारे में, पुरुष सूक्त में संज्ञान में एक सामाजिक जीवन, पुरुष से संबंधित बात कही होगी। और नद्य सूक्त, नदी सूक्त का मतलब होगा ब्रह्मांड से संबंधित। किससे संबंधित? ब्रह्मांड संबंधित। आगे बात करेंगे सूर्य सूक्त, सूर्य से संबंधित बात कहीं ना कहीं रखी गई हो। बच्चों 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है और ये 4 वर्ण के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं। ये 4 वर्ण कौन से? नंबर 1, आप 4 वर्णों के बारे में जानते। नंबर 1 ब्राह्मण, दूसरा नंबर वैश्य, तीसरा नंबर शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र
चौथा नंबर क्या है, ये सारे बच्चे आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो चार प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था रही होगी, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, उसके बाद एक और हैं जो कौन है, किस तरीके के लोग हैं, जरा मुझे आप लोग बताएंगे। तो ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, चौथा कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। हम देखना चाहते हैं कि चौथा जो साक्ष्य अर्जित वेद जो चौथा वर्ड है वो कौन सा है। एक तो ब्राह्मण हो गया, दूसरा शूद्र हो गया, तीसरा वैश्य हो गया, और चौथा कौन सा है आप लोग खुद बताएंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकलने वाले, वैश्य और शूद्र जंगा से निकलने वाले, और आपसे कहें तो पैरों से तले जाने वाले लोग। इस प्रकार से चार भागों में बांटा गया है, चार वर्णों में बांटा गया है। इसकी अलग से जानकारी, अलग से वीडियो बना के हम देंगे, उसको स्पेशल आप उसको पढ़िएगा जरूर। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और एक चौथा जो कि आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना है, इन चारों के बारे में विशेष जानकारी हम आपको एक अलग वीडियो में देने वाले हैं बच्चों। यहाँ बस केवल और केवल लूसेंट संबंधित बात करेंगे, केवल लूसेंट संबंधित इसमें बताएंगे। तो आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं कि 10वां मंडल इसमें जो सम्मिलित है, नदिस्तु, पुरुष सूक्त, नदीय सूक्त, शूर सूक्त सम्मिलित है। और 10वें मंडल में हम आपसे कहें चार वर्णों का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और चौथा कौन सा वो आपको खुद बताना है बच्चों। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में जो गाय है उसको अगन्य कहा गया है। क्या कहा गया? अगन्या। अगन्या का मतलब होता है ना मारने वाली, समझ में आया? अर्थात ना मारने वाली कहा गया, किसको? गाय को ना मारने वाली। अच्छा, इस वेद में ब्रह्म का उल्लेख है और लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। इस वेद में किसका उल्लेख है? ब्रह्म का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है बच्चों। मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आगे हम आपको बताएं, इस वेद में 52 अवतार की बात करी गई है। 52 अवतार क्या है इस वेद में दिए गए हैं बच्चों। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है। इस अगन्या का मतलब होता है ना मानने वाली। अर्थात आगे बढ़े तो मैं बताऊं, इस वेद में ब्रह्म का जो उल्लेख है वो तो दिया गया, अर्थात ब्रह्म को तो कहा गया है, लेकिन आपसे कहें कि आत्मा का कोई उल्लेख नहीं है। इस ग्रंथ में, या मैं कहूं इस वेद में जो कि ऋग्वेद के रूप में है, इसमें 52 अवतार का उल्लेख है। 52 अवतार और चार वर्णों की जो जानकारी है आपके नई वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि ये केवल लूसेंट की बात चल रही है तो केवल लूसेंट के बारे में बताएंगे जो कि लिखा है। हम आपको नई वीडियो में इन दोनों टॉपिक के बारे में अलग से जानकारी देंगे बच्चों। आपको बताएं इसमें हम आपको बताएं कि जो इंद्र है, इसमें जो इंद्र हैं 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, और ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आपको बताएं इसमें इंद्र जो है, कौन? इंद्र के बारे में 250 और अग्नि के बारे में 200 ऋचाओं की रचना की गई है, जिसे ऋग्वेद के बाद हम लोग शतपथ ब्राह्मण का स्थान देंगे। अर्थात आपसे कहें कि ये ऋग्वेद के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल गई। ये वनडे एग्जाम की पूरी जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में बच्चों। यजुर्वेद में हम कहें तो सस्वर पाठ के लिए, किस पाठ के लिए? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियम को हम यजुर्वेद कहते हैं, और यजुर्वेद इसे पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु। किसको? यजुर्वेद को। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। आगे बढ़े। इसमें यज्ञों के लिए नियमों, बलिदान विधि का वर्णन है, और ये वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। कौन सा? यजुर्वेद। आपको अब बात करने वाले बच्चों हम सामवेद की। सामवेद में क्या दिया गया है? तीसरा वेद है आपका सामवेद। साम का अर्थ होता है गान से, गाने से। अर्थात हम कह सकते हैं जो शाम का अर्थ होता है गान से, संगीत से। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसे पढ़ने वाले को उद्धृत कहा जाता है बच्चों। मेरी बात बड़ी गौर से आपको समझ में आई होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें 1810 सूक्त हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को। आपसे कहें तो ऋग्वेद में ऋचाएं, सामवेद में आपको क्या मिलने वाला है बताइए जरा। सामवेद में हम सीखने वाले हैं गान को या संगीत को, अर्थात संगीत का जनक किसे कहेंगे? सामवेद को। लास्ट आखिरी वेद आपका है अथर्ववेद। वेद चार प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्व में होता अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में 731 मंत्र
और लगभग 6000 पद्य पाए गए हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 731 मंत्र और 6000 लगभग पद्य हैं। अर्थात मैं ये कहूँ आपसे, इसकी स्पेशलिटी क्या है इस अथर्ववेद में, कहाँ से क्वेश्चन बनता है? आपसे बनता है औषधि का उल्लेख जो है। किसका उल्लेख? औषधि का उल्लेख। हमेशा आपको बताएं हम, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले हमें किससे मिला था? अथर्ववेद से मिला था। आपको बताएं इस वेद में विचारों और किसको? विचारों और अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। इस वेद में वशीकरण, शाप, औषधि, राजा का चुनाव, जादू टोना, विवाह, पुण्य और प्रणय गीत, प्रायश्चित, वनस्पति, कृषि की उन्नति, व्यापार और मानव जीवन, इन सभी के बारे में जो जानकारी हासिल होती है, इन सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो सब कहाँ से प्राप्त होती है? आपकी अथर्ववेद से बच्चों। ये चौथा वेद है। इतनी बात समझ में आई? इतिहास को बारी बारी से इस प्रकार से हम सभी विद्यार्थी आपस में बैठ के सीख रहे हैं। आपको बताएं इसमें मुख्य बात जहां से क्वेश्चन बनता है कि सभा और समिति दोनों प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। किसकी पुत्रियों को कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियों को सभा और समिति कहा गया है। आपको बताएं सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है, और सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे पुराना वेद आप बताओगे ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे बाद में जिसका निर्माण हुआ। आपको बताएं इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको सबसे ज्यादा याद रखने हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र को जो कि ऋग्वेद में है। उसके बाद 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सबसे बड़ा मंडल पूछा जाएगा तो 10वां मंडल, और इसमें नदिस्तु, पुरुषसूक्त, नदीसूक्त और सूर्य सूक्त सम्मिलित हैं। और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण आप जानते हैं, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। चौथा जो पॉइंट रह गया है इसमें, चौथा जो वर्ड रह गया वो आपको खुद ढूंढ के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है बच्चों। आगे चलते हैं। हम आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बता रहे हैं आपको। अब आपसे पूछा जाएगा 250 से लेकर के 250 और 200, अर्थात मैं कहूं 200 अग्नि के लिए, 250 इंद्र के लिए। किसके बारे में? ऋचाओं की जो रचना की गई है वो किस वेद में है? आप आंसर दे सकते हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। आगे चलते हैं। यजुर्वेद से संबंधित कौन से क्वेश्चन बनेंगे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा यजुर्वेद से संबंधित की यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अधर्व्यू कहा जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है और इस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? आपका आंसर होगा यजुर्वेद। उम्मीद करते हैं मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहा होगा और सभी बच्चों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बच्चों याद रखना है, सारे बच्चे लगातार जुड़े रहें, चीज़ों को सीखते रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, आगे तक पहुंचाएं। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।